बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान की सियासत, सियासी मंजरनामा, मुस्तकबिल का इक़्तिदार का केक, खाने पीने के लिए सब तगदौ कर रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं। हर कोई ज़्यादा से ज़्यादा अपना हिस्सा वसूल करना चाह रहा है इस केक में। और इंतखाबात, ज़ाहिर है इंतखाबात अगर साफ शफाफ होते हैं तो फिर तो कोई इशू नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान के लिए मैदान साफ पड़ा है, खुला डुल्ला पड़ा है और उनके करीब भी कोई नहीं है। 70% और 30% का फ़र्क है। एक तरफ 70 लोग हैं, एक तरफ 30 लोग हैं। और अगर पूरे मुल्क में आप तकसीम कर लें, अगर 12 करोड़ वोट है तो 70% वोट जो है वो खड़ा है, यानी कि 7 करोड़ तकरीबन वोट जो है वो खड़ा है 6-7 करोड़ इमरान खान साहब के साथ, और बाकी 5-7 करोड़ बाकी सारों में तकसीम कर दिया जाए तो उनमें मिलता है जी। ये टोटल तकसीम है और 12-13 करोड़ वोटों की 70% जो है इस वक्त इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। लेकिन मसला ये है कि क्योंकि पूरी कोशिश की जा रही है, बड़ी मेहनत की जा रही है कि उनको रोकना चाहिए और ये नाकाम नहीं होना चाहिए। इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने की भी प्लानिंग की गई। पिछला व्लॉग सुन लीजिएगा, उसमें उनका जो कल वाला दिन जो गुजरा वो बहुत उनके लिए लकी दिन था, क्योंकि सबसे ज़्यादा तैयारी की गई थी, बहुत भरपूर किस्म की जुडिशरी पे प्रेशर डालने की, हर तरह के तैयारियां की गई थी कि इमरान खान साहब को हर सूरत में गिरफ्तार किया जाए। लेकिन इमरान खान साहब गिरफ्तारी से बच गए और तमाम अदालतों से उनको रिलीज मिला। और आखिरी जो उनकी पेशी थी वो थी नैब में जी, कौमी एहतसाब ब्यूरो में। वहाँ पे उनको 3.5 घंटे तक उनको वो नैब ऑफिस में रहे। हमारे सोर्सेज के मुताबिक इन 3.5 घंटों में क्या हुआ वो मैं आपको बता देता हूँ। इन 3.5 घंटों में जी तकरीबन आधा घंटा जो है वो सवाल जवाब की नशिस्त हुई है। बाकी जो है वो उनको आराम से बिठाया गया है, चाय पिलाई गई है, कॉफ़ी शॉफ़ी पिलाई गई है, जो भी है जो खाना पीना चलता है उस तरह की एक हल्की फुल्की सर्विस चलती रही और गपशप के मूड में वो रहे हैं। और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और उसका मकसद ये था, इसका मकसद ये होता है जी कि हम एक अथॉरिटी शो करनी होती है, बंदे को तंग करना होता है। काम की बात आधे घंटे के अंदर अंदर हो गई थी, क्योंकि उससे पहले ही वो सारी डिटेल्स बता चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं। तो 30 मिनट्स के अलावा बाकी कुछ नहीं, कोई एक्टिविटी नहीं थी वहाँ पे। और सिर्फ बिठा के उनको कहा गया जी कोई आ रहा है तो कोई जा रहा है, इस तरह का होता रहा है। गपशप होती रही है, सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, खाना शाना चाय वो जो भी हल्का फुल्का था वो चलता रहा है। ये है जो है मामला। अब आते हैं, क्योंकि तैयारी की गई थी, नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम की गई, उसकी मज़ीद तफसीलात नैब ऑर्डिनेंस में जो तरमीम आई हैं उसकी में मज़ीद आ गई है जी, कानून तब्दील किया गया, उसकी मज़ीद ज़रा डिटेल्स ले लें आप। पहले तो मैं बता ही चुका हूँ कि रिमांड जो है वो 14 दिन के बजाय 30 दिन, यानी कि आप मुल्ज़म को 14 दिन के बजाय 30 दिन तक आप अपने पास रख सकते हैं। और ये एक किया गया है, और उसका मकसद ये है कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाए, 30 दिन के लिए अपने पास रखा जाए, और उसके बाद फिर बाकी जो हैं मुकदमात वो तोशाखाना है उसको चलाया जाए, किसी और मुकदमे को कोई कोटा ले जाया जाए तो, और एक का रिमांड ख़त्म हो दूसरे में फंसा दिया जाए, दूसरा ख़त्म हो तो तीसरे में लगा दिया जाए। लेकिन जो चीज़ सामने आ रही है वो ये है कि प्रेशर बहुत आ रहा है, एक्सटर्नल प्रेशर बहुत ज़्यादा है, और इंसानी हकूक़ की तंजीमों का, आलमी इदारों का बहुत ज़्यादा प्रेशर है। क्योंकि जब इलेक्शन होना है तो इस वक्त बुनियादी बात मैं आपको बता दूं कि तमाम के तमाम जो दोस्त ममालिक हैं पाकिस्तान के, और जिनके मफादात पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, उनको आप दोस्त की कैटेगरी में रखें या ना रखें ये आपकी मर्ज़ी है, वो तमाम ममालिक एक बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप अपने अंदर सियासी इस्तेहकाम लेके, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो पाकिस्तान स्टेबल होगा, पाकिस्तान की इकोनॉमी स्टेबल होगी और ख़ित्ते में भी इस्तेहकाम आएगा। अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अब ये जो हर्डल्स आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं, वो आ रही हैं, जो प्रेशर है, बाकायदा तौर पर प्रेशर है कि इंतखाबात सिर्फ होने नहीं है, इंतखाबात साफ शफाफ भी होने चाहिए, साफ और शफाफ होने चाहिए, और तमाम पॉलिटिकल प्लेयर्स को मौका मिलना चाहिए। ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड मरीम साहबा ने एक माहौल बनाया, अब वो सारे का सारा लेवल प्लेइंग फील्ड वही बयानिया उनके गले पड़ रहा है। अब तमाम जो हमारे दोस्त ममालिक हैं और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आलमी स्टेक होल्डर्स हैं, वो सारे के सारे रीजनल स्टेक होल्डर्स हैं, वो सबके सब ये डिमांड कर रहे हैं कि जनाब इलेक्शन साफ शफाफ होना चाहिए और सबको मौका मिलना चाहिए। अब इमरान खान साहब को सियासत से आउट करने का एक ख्वाहिश ज़रूर है,
नवाज शरीफ साहब का हुक्म भी है, मरीम साहिबा की ख्वाहिश भी है और ये मौजूद है और इसको इम्प्लीमेंट करने की भी हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, लेकिन वो हो नहीं पा रहा। इसलिए रातों रात जो ऑर्डिनेंस में, नैब कानून में तब्दीली करके एक ऑर्डिनेंस लाया गया, उसमें एक और चीज़ है। अब अलकादर ट्रस्ट जो है, अलकादर ट्रस्ट में इन्होंने फंसाना था या तोशाखाना में इनको फंसाना था, वो दोनों में वो काबू नहीं आ रहे, ना अलकादर ट्रस्ट में ना ही तोशाखाना में। तोशाखाना का वो गुब्बारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने निकाल दिया कि पहले जो जितनी भी कार्रवाई थी वो सारी सेटिसाइड कर दी और उन्होंने कहा जी 7 दिन के अंदर अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा फ्री कैन की सुने, और ये जो 7, 8, 9 पॉइंट्स जो थे ख्वाजा हारिस साहब ने फ्रेम किए थे और उनको बताया, इनको सामने रखते हुए आपने ट्रायल अपना ये प्रोसीड करना है और उसके अकॉर्डिंगली आप फिर रीज़न देंगे। ये मातहत अदालत को हुक्म दिया जा चुका है। अब उसके बाद भी इमरान खान साहब उसमें नहीं आ रहे, काबू नहीं आ रहे, फंस नहीं रहे। मतलब ये उनको सज़ा होने का कोई इरादा नहीं है, ना ही वो ट्रायल आगे चल सकता है। और उसकी वजह यह है कि उससे कहीं ज़्यादा जो है एम्बेजलमेंट और लाकानूनियत वो इनकी साबिक सदर जरदारी साहब की है, साबिक वज़ीर-ए-आज़म गिलानी साहब और नवाज शरीफ साहब की है। तो इसलिए अब इन्होंने ये किया है। इसी तरीके अलकादर ट्रस्ट है, वो एक प्राइवेट पार्टी, प्राइवेट ट्रस्ट उन दोनों के दरमियान आपस का है। उसमें कहीं भी जो गवर्नमेंट नहीं आती या कौमी ख़जाना उसमें कहीं नहीं आता। अब इन्होंने ये किया है कि उसमें तरमीम, एक और तरमीम जो डिटेल्स आई है सामने जी, उसमें डिटेल में यह है कि किसी को कोई फ़ायदा भी पहुंचाने के बदले में, कोई फ़ायदा किसी को पहुंचाया है, उसके बदले में अगर कोई तोहफा मिलता है तो वो तोहफा भी जुर्म में आएगा। अब ये जो नैब ऑर्डिनेंस में कानून में तब्दील की गई है, नया ऑर्डिनेंस जारी किया, वो इमरान खान साहब को सामने रखा हुआ है, बुशरा बीबी को सामने रखा है और उसके बाद अलकादर ट्रस्ट को सामने रखते हुए ये सारी अमेंडमेंट की गई है कि कौन कौन से शिकें डालें कि इमरान खान साहब अलकादर ट्रस्ट में किसी ना किसी तरीके से फंस जाएं एक दफ़ा, और इनको उलझाए रखना ज़रूरी है। तो इसलिए ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो इसलिए ये किया गया कि किसी को कोई फ़ायदा पहुँचाने के बदले तोहफा लेना और देना ये जुर्म है। तोहफा लेना भी जुर्म और देना भी जुर्म है। ये है जी। चेयरमैन नैब को मुकदमे में से किसी शख्स को वादा माफ गवाह बनाने का इख्तियार भी दे दिया गया है और वादा माफ गवाह जो है वो अपनी गवाही मजिस्ट्रेट के रूबरू रिकॉर्ड करवाएगा और उसके बाद अगर वादा माफ गवाह जो है अपनी गवाही मजिस्ट्रेट के रूबरू रिकॉर्ड करवाने के बाद और जब दोबारा उसका आएगा ट्रायल के वक्त, अगर वो मुकर गया या उसने कोई बात छुपाई तो उसकी मुआफ़ी जो है वो मनसूख हो जाएगी। उसमें होता ही है, ये करते ये हैं कि एक दफ़ा वादा माफ गवाह बना लिया मार पीट के, और जब ट्रायल शुरू होता है तो उस वक्त वो आज़ादी, पाबंदी ख़त्म हो चुकी थी और खौफ ख़त्म हो चुका था। तो वादा माफ गवाह बता देता है कि मुझे ये इन्होंने कहा था और ये मुझे सब्ज़ बाग दिखाए थे और कहा था जी हम आपको भी माफ़ कर देंगे, और दूसरा ये कि अगर आपने वादा माफ गवाह नहीं बना तो फिर आपको भी जेल जाएंगे, तो मैंने बामरे मजबूरी किया था। लिहाजा आप वो कहते हैं कि जो पहला स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा ना, वो अगर आगे जाके मुकरेंगे तो उसकी वादा माफ़ी ख़त्म हो जाएगी, उसको भी सज़ा दी जाएगी। तो ये किया जाएगा और इसके साथ तो इसकी माफ़ी भी मनसूख हो जाएगी और माफ़ी मनसूख होने की सूरत में वादा माफ गवाह की गवाही उसके खिलाफ भी इस्तेमाल की हो सकेगी। यानी अगर वो अदालत में जाके कह भी देखे जी मेरे पे प्रेशर था, तो वो कहते हैं नहीं, वही जो पहला स्टेटमेंट है ना जो नैब अपनी तहवील में लेगा, वही स्टेटमेंट हरफ आखिर तस्वर किया जाएगा। तो मुकदमा झूठा और बदनीयती पर बनाया जाता है, तो साबित होने पर मुकदमा बनाने वाले को 3 साल तक कैद की सज़ा हो जाएगी। ये हमें साथ पैडिंग ज़रा करते हैं ताकि जब ये इसमें चैलेंज भी होना, मैं आपको ये भी बता दूं, ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी होगा। उसकी रीज़न है कि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में जो नैब कवानीन में तरामीम की गई हैं और जिसके वजह से तकरीबन 400 मुकदमात जो हैं वो फारिग करवाए जा चुके हैं और ये 400 मुकदमात का वॉल्यूम जो है वो 1200-1300 अरब रुपए बनता है, वो ख़त्म हो चुके हैं। लिहाजा ये उनको सामने रख के ये सारी का सारा तरतीब दिया हुआ है और देखते हैं कि ये इसमें किस हद तक बचत होती है। लेकिन हकीकत यह है कि अदालत जो है वो दे चुकी है, बेल ग्रांट कर चुकी है और अबूरी ज़मानत में तोसी कर चुकी है और मामला अभी तक पेंडिंग है, ख़त्म नहीं हुआ और अदालतों में ही है। लिहाजा इसीलिए आज तकरीबन 3.5 घंटे बैठाया गया और उसमें कोई ख़ास पेशरफ्त नहीं हुई। उसकी वजह है कि इमरान खान साहब ने पिछली हियरिंग पे भी एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि आप ले आएं जी, मलक रियाज साहब को बुलाएं और उनसे भी पूछ लें, और दूसरा ये है कि ये जो ट्रस्ट है उसमें ना मेरा कुछ मैं भी कोई तनख्वाह नहीं लेता, ना ही बेगम तनख्वाह लेती हैं। ये हम बग़ैर किसी माली मफाद और माली मनफियत के इसके हम ट्रस्ट के हम हैं जी ओनर। तो ये सारा कुछ हो गया। इसके साथ साथ
ایک اور بات بھی گلگت بلتستان میں ایک کام کیا گیا ہے، اور ہاں جی ایک اور پہلے خبر لے لیں کہ ابھی تک کیونکہ معاملہ ابھی ختم نہیں ہوا، اور پھر اینٹی کرپشن اب ایک باقی اگلا ادارہ آتا ہے اینٹی کرپشن پنجاب، اس نے چیئرمین پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ کو آج یعنی کہ 5 جولائی کو بلا لیا ہے، اور انہیں کہا گیا ہے کہ بشرا بی بی کو کہ اپنے گاؤں میں ترقیاتی کاموں میں کرپشن کے الزامات پر ان کو طلب کیا گیا ہے، اور من پسند ٹھیکیداروں کو غیر قانونی ٹھیکے دیے گئے، یہ 14 مہینے بعد پتہ چلا ہے، اور یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ آنے کے بعد پتہ چلا ہے، اور 9 مئی کے بعد پتہ چلا ہے کہ وہاں پہ کوئی گلیاں بنی ہیں، سڑکیں بنے ہیں، کوئی ترقیاتی کام ہوئے ہیں، تو اس میں یہ کرپشن ہوئی ہے جی۔ اور طلبی کا نوٹس زمان پارک بنی گالا کی رہائش گاہ پر چسپاں کیا گیا ہے، اور ان کو کہا گیا ہے جی کل وہ حاضر ہوں۔ اب دیکھنا ہے کہ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی جاتے ہیں یا پھر نہیں جاتے۔ اسی طرح ہوا یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ کو ڈسکوالیفائی کیا گیا، لیکن وہ ڈٹ کر کھڑے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ یہ آنی جانی چیز ہے جی۔ انہوں نے کہا کہ 2.5 سال میں رہا ہوں، اور میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تھا، عمران خان کے ساتھ تھا، رہوں گا، اور اس وقت بھی ہوں، اس لیے، اور وہ ڈٹے ہوں، اس کی وجہ پہلے ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی گئی ان کو ہٹانے کے لیے، اور تحریک عدم اعتماد کا پتہ چلا کہ یہ تو کامیاب ہونے والی نہیں ہے، اور پاکستان تحریک انصاف گلگت بلتستان نہ صرف یونائٹ ہے بلکہ وہ فولادی قسم کی متحد ہے، اور ان میں وہ لوٹے چھوٹے اتنے نہیں نکلیں گے کہ جس سے کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو سکے۔ لہذا اس کے بعد پھر اسی دوران یہ ڈسکوالیفیکیشن ہو گئی، جعلی ڈگری، اور ان کو فارغ کر دیا گیا، اور پھر ڈی نوٹیفائی بھی کر دیا گیا، سب کچھ کر دیا گیا۔ اس کے بعد پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم قائم دائم ہیں، اور ہمارے اندر سے ہی کوئی وزیر اعلیٰ آئے گا، پی ٹی آئی گلگت بلتستان متحد ہے اور اپنے اصولوں پہ قائم ہے، عمران خان صاحب کو چھوڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو یہ سب کا سب چل رہا ہے، اور وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان جو ہیں ان کا قصور کیا تھا؟ خورشید صاحب کا قصور یہ تھا کہ وہ عمران خان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے تھے، ڈٹ کر کھڑے رہے، اور ان کو نہ صرف سیکورٹی پرووائڈ کی، ان کی جان بچائی، ہر مشکل وقت میں، ہر تاریخ پہ وہ آتے تھے، ان کو گرفتار بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، انہوں نے سیکورٹی بھی پرووائڈ کی، اور ایک موقع پہ آ کے ان کی سیکورٹی کو چیلنج کرنے کی بھی کوشش کی گئی، سیکورٹی گارڈز کو، سیکورٹی آفیسرز کو، قانون نافذ کرنے والے گلگت بلتستان کو، تو اس کا ریئیکشن پھر گلگت بلتستان میں دیکھا گیا۔ بہرحال یہ ایک کام ہوا ہے جی، اور اس کے بعد ان سے پوچھا گیا عمران خان صاحب سے کہ یہ کس نے نااہل، کیسے نااہل ہو گیا، تو انہوں نے کہا کہ اس کے پیچھے کون ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ سب کچھ جانتے ہیں، اور ان کے پیچھے بھی وہی ہیں، وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان نااہل کر دیا گیا، کیا کہیں گے، سمجھ جاؤ اس کے پیچھے کون ہے۔ عمران خان صاحب نے یہ جواب دیا، میرے وزرائے اعلیٰ میں سب سے بہترین تھا خالد خورشید، اور اس لیے ان کو وفاداری کا سب جو ہے وہ سزا دی جا رہی ہے۔ تو یہ ایک ہو گیا۔ پھر الیکشن کمیشن کو پروسیس شروع ہو چکا ہے، اور پہلا جو مرحلہ ہوتا ہے 13 تاریخ تک تو ووٹ جو ہیں وہ ووٹر لسٹ میں، اگر کسی کے نہیں ہے تو وہ لے آئیں، اپنے اپنے نام ووٹر لسٹ میں شامل کروائیں اگر آپ ووٹ کاسٹ کرنا چاہتے ہیں۔ 13 جولائی ہے، اور ساتھ ہی پولیٹیکل پارٹیز سے انتخابی نشان سے متعلق درخواستیں مانگی گئی تھی، پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی اپلائی کر دیا ہے تیر کے لیے، اور پاکستان تحریک انصاف نے کر دیا ہے بلے کے لیے، تو لہٰذا دونوں کو کہا گیا۔ اسی دوران ابھی ختم نہیں ہوا مشکل وقت، خیبر پختونخوا میں پشاور میں پاکستان تحریک انصاف کے صوبائی سیکریٹریٹ پہ چھاپا مارا گیا ہے۔ عمر ایوب خان صاحب نے بتایا ہے کہ وہاں پہ چھاپا مارا گیا، اور وہاں سے گرفتاریاں کون سی آئی ہیں؟ گرفتاریاں ہوئی ہیں جی، بڑی بڑی گرفتاری ہوئی ہے، اور وہ جھنڈے گرفتار کیے گئے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے گرفتار کیے گئے ہیں۔ ایک اور آپ کو خبر میں شیئر کروں جی، ابھی تک کوئی مانے یا نہ مانے، یہ 14 جماعتی حکمران اتحاد بھی ہیں، 14 جماعتی حکمران اتحاد کا مطلب ہے بڑے بڑے اعلیٰ دماغ ہیں، پولیٹیکل پنڈت ہیں، اور ان کے ساتھ مکمل سپورٹ حاصل ہے حکومت کی، اسٹیبلشمنٹ کی، حکومتی مشینری، ریاستی مشینری، تمام ادارے ان کے ساتھ ہیں۔ قرآن مجید کا کو نظر آتش کرنے کا نعوذ باللہ واقعہ ہوا، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور ان کو عقل دے، یہی کہوں گا، اور ہدایت نہیں آتی تو پھر اللہ تعالیٰ خود ہی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، الہامی کتاب ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ کوئی توہین کرے تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے، وہ خود بھی سنبھال لیتے ہیں۔ تو بہرحال اس وقت پوری دنیا میں احتجاج چل رہا ہے۔ عمران خان صاحب نے کل ایک اناؤنسمنٹ کی تھی، کیونکہ گورنمنٹ تو سو رہی تھی، سرکاری سطح پہ کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا۔ عمران خان صاحب نے جمعے کے روز کیا تھا کہ جی میں پاکستان پوری قوم کو
پاکستان تحریک انصاف نے پوری قوم کو پورے پاکستان میں احتجاج کی کال دی تھی کہ جمعے کے روز آپ احتجاج کریں، پرامن احتجاج کریں اور ریکارڈ کروائیں، دنیا کو بتائیں کہ ہم ایک زندہ قوم ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور قرآن مجید کی ناموس پہ کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے، برداشت نہیں کر سکتے۔ لہذا وہ اعلان کر دیا گیا تھا۔ اس کا پھر یہ ہوا کہ آج وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ جمعے کو جی ہم سرکاری سطح پہ بھی احتجاج منائیں گے، احتجاج کریں گے اور قرآن مجید کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں گے، حرمت کے لیے اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں گے۔ تو اس لیے اب اس کو روک تو سکتے نہیں تھے، کیونکہ دفعہ 144 لگاتے اور وہ بھی قرآن مجید کو نظر آتش کرنے کے خلاف ایک احتجاج تھا، ایک پورا مسئلہ ہے، پوری امت مسلمہ کا مسئلہ ہے، اس میں دفعہ 144 لگاتے روکتے تو وہ ہو نہیں سکتا تھا۔ لہٰذا انہوں نے کہا کہ اس میں ہم بھی اناؤنسمنٹ کر دیں تاکہ اس دن کہا جائے کہ جی یہ تو ہم سب نے کیا ہے، بلکہ وہ کہا جائے گا کہ ہم نے ہی کیا ہے۔ تو بہرحال کوئی بھی کرے، لیکن آواز ایک مؤثر آواز جانی چاہیے پاکستان سے بھی، جیسے دوسرے ملکوں سے آ رہی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔